आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर रैखिक प्रोग्रामन से यानी एलपीपी से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर आता है। तो चलिए बिना देर किए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित एलपीपी को ग्राफ द्वारा हल करें। व्यवरोध है x + 2y = 10। दूसरा व्यवरोध है 3x + 4y ≤ 24। ऋणात्तर व्यवरोध है x = 0, y = 0। और उद्देशीय फलन है z = 200x + 500y और इसे करना है न्यूनतमीकरण। तो सबसे पहले जितना भी व्यवरोध दे रखा है उन सभी व्यवरोधों को लिख लेते हैं और इसे 1 नंबर मान लेते हैं। दूसरा व्यवरोध है 3x + 4y ≤ 24। ऋणात्तर व्यवरोध है x = 0। दूसरा है y = 0। ठीक है। अब इन सारे व्यवरोध से सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद इसका सुसंगत हल क्षेत्र प्राप्त करेंगे। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट पे z का न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग असमीका 1 का संगत समीकरण लिखेंगे। असमीका 1 का संगत समीकरण लिखेंगे। संगत समीकरण बोले तो जो असमीका है उस साइन को हटा के इक्वलिटी का साइन दे देंगे। ठीक है। उसके बाद हमें ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु लेने हैं। ठीक है। तो बिंदु भी सुविधा अनुसार लेना है। एक बार हमें क्या करना है, x पे 0 ले लेना है और एक बार क्या करना है, y पे 0 ले लेना है। तो अगर हम x पे यहाँ 0 कर दें, ठीक है, तो अगर x पे 0 कर देंगे तो 2y = 10 हो जाएगा और y = 10/2 = 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 5। फिर एक बार क्या करेंगे कि y पे 0 रख देंगे। ठीक है। तो अगर हम y पे यहाँ 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये असमीका 1 के संगत समीकरण का 2 पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट से सबसे पहले हम लोग आराम से इसका ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस काफ़ी है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो 0 पे 5, 0 पे 5 हमारा होगा यहाँ 0 पे 5, 0 पे 5, 10 पे 0, 10 पे 0 हो जाएगा यहाँ 10 पे 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे सीधा स्ट्रेट। चलिए मिल गए, सीधा मिल जा पाजी। ठीक है। ठीक। ये हो गया x + 2y = 10। ये जो है x + 2y = 10 का लाइन है। अब हम लोग ये पता करेंगे कि असमीका 1 का हल क्षेत्र
इस हाफ प्लेन की ओर होगा या इस हाफ प्लेन की ओर होगा। इस बात का पता करने के लिए हमें इस असमिका में या तो इस हाफ प्लेन का कोई बिंदु रखना पड़ेगा या इस हाफ प्लेन का बिंदु रखना पड़ेगा। अगर कोई बिंदु जो इस हाफ प्लेन में स्थित हो, अगर इस असमिका को सेटिस्फाइड करता है तो इस असमिका का हल क्षेत्र इधर की ओर होगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो इसका हल क्षेत्र विपरीत दिशा में होगा। तो हमें कोई भी बिंदु ले लेना है, लेकिन सबसे आसान और सुविधाजनक बिंदु मूल बिंदु होता है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो इस बात का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस असमिका को लिख लेते हैं और सबसे जो आसान सुविधाजनक बिंदु है 0 0 उसको रखते हैं। तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो 0 बड़ा और बराबर 10 दिखा रहा है, तो 0 तो 10 के बराबर होगा नहीं और 0 बड़ा भी नहीं होगा 10 से, यानी कि ये कंडीशन असत्य है। इसलिए असमिका 1 का हल क्षेत्र जिधर ये मूल बिंदु है उधर तो होगा ही नहीं, इसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। तो हम इधर की ओर इसे दिखा देंगे, ठीक है। और जो काम हमने इस असमिका का हल क्षेत्र दिखाने के लिए किया है वही काम इस असमिका में भी करना है, इस असमिका में भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, असमिका 2 का संगत समीकरण लेंगे। असमिका 2 का संगत समीकरण ले लेंगे। तो असमिका 2 का संगत समीकरण हो जाएगा 3x + 4y = 24। और इसका ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु हम ले लेते हैं यहीं पर, ठीक है। 2 बिंदु ले लेते हैं। इसमें भी हम उसी प्रकार का बिंदु लेंगे। एक बार x पे 0 ले लेंगे। तो अगर हम x पे यहाँ 0 ले लें तो 4y = 24 होगा। तो 24/4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर अगर हम y पे 0 रख दें तो अगर y पे 0 रखेंगे और 4 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 होने के बाद 3x = 24 हो जाएगा। x = 24/3 = 8 हो जाएगा। तो हमें असमिका 2 के संगत समीकरण का भी पॉइंट्स मिल गया है। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो इसको दिखाना है 0 पे 6, तो 0 पे 6 हो जाएगा हमारा यहाँ 0 पे 6। उसके बाद है 8 पे 0, 8 पे 0 हो जाएगा हमारा यहाँ, पीछे की ओर लिख देते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, सीधे मिलाना है, ठीक है, सीधे मिलाना है, ठीक है। चलिए, ये लाइन कौन सा है, तो ये लाइन है 3x + 4y = ये 24 का लाइन है। अब हमें ये देखना है कि असमिका 2 का हल क्षेत्र किधर होगा। इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही रूल अपनाएंगे। कोई भी बिंदु लेंगे, या तो आप इधर का बिंदु ले लीजिए या इधर का कोई बिंदु ले लीजिए हाफ प्लेन का। तो सबसे आसान जो बिंदु होता है मूल बिंदु, उसको ले लेते हैं। तो यहाँ भी हम x पर 0 रख देंगे और y पर 0 रख देंगे। उसके बाद चेक करेंगे तो ये सत्य हो रहा है, यानी कि जिधर इसका मुंह घुमा हुआ है ना, 24 बड़ा है 0 से, तो ये सत्य है। यानी कि जिधर वो बिंदु है मूल बिंदु, उधर ही असमिका 2 का हल क्षेत्र होगा। तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, तो इसे हम नीचे की ओर कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब बचा ऋणोत्तर व्यवरोध। तो ऋणोत्तर व्यवरोध का हल क्षेत्र भी आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए, x बड़ा और बराबर 0 जो होता है, इसका अगर हम संगत समीकरण x = 0 लें
तो x बराबर 0 का ग्राफ होता है ये y अक्ष, और इस जब असमिका की जब बात करेंगे तो इसका हल क्षेत्र हो जाएगा इधर की ओर। ठीक है। सिमिलरली अगर इसका हम लोग देखें तो y बड़ा और बराबर 0 में अगर y बराबर 0 संगत लेके हम ग्राफ खींचे तो y बराबर 0 का ग्राफ हो जाएगा x अक्ष। ठीक है, x अक्ष हो जाएगा। और पूरे असमिका का हल क्षेत्र दिखाएं तो इसका हल क्षेत्र इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी व्यवरोध थे सारे व्यवरोध का हमने ग्राफ खींच लिया। अब हमें सुसंगत हल क्षेत्र पता करना है। परीक्षा में आपको थोड़ा सा लिखना भी होगा, लिखिएगा असमिका लिखना होगा परीक्षा में। असमिका 1, 2, 3 का ग्राफ खींचने पर सुसंगत क्षेत्र आपको बता दें कि सुसंगत क्षेत्र क्या होता है। सभी व्यवरोध को संतुष्ट करने वाला उभयनिष्ठ कॉमन क्षेत्र जो होता है वही सुसंगत हल क्षेत्र होता है। यानी कि ये जितने भी व्यवरोध हैं सभी व्यवरोध को संतुष्ट करने वाला जो उभयनिष्ठ कॉमन क्षेत्र होता है वही सुसंगत हल क्षेत्र होता है। तो हम लोग इसमें पता करेंगे कि इसका सुसंगत हल क्षेत्र क्या है। तो देखिए ये जो हम लाइन खींचे हैं ये लाइन बता रही है कि मेरा हल क्षेत्र इधर की ओर होगा, और ये जो लाइन है ये बता रही है कि मेरा हल क्षेत्र भाई उधर की ओर होगा, और ये लाइन कह रही है कि मेरा हल क्षेत्र उधर की ओर होगा, ये कह रहा है कि मेरा हल क्षेत्र इधर की ओर होगा। तो ये जितने भी व्यवरोध हैं सारे व्यवरोध को संतुष्ट करने वाला उभयनिष्ठ कॉमन क्षेत्र ये है। ठीक है, और इस उभयनिष्ठ क्षेत्र को सुसंगत हल क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब इसका नाम भी दे दीजिए, इसका नाम A रख दीजिए, इसका नाम B रख दीजिए, इसका नाम C रख दीजिए। तो असमिका 1, 2, 3 का ग्राफ खींचने पर सुसंगत क्षेत्र ABC है जो परिबद्ध है अर्थात बाउंडेड है, जिसका कॉर्नर पॉइंट यानी कोणीय बिंदु A का कितना है कॉर्नर पॉइंट 0 पे 5, B 0 पे 6 और C का पॉइंट पता करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि इस पॉइंट से सीधे x अक्ष पे लंब डाल के देखना है कि x अक्ष के किस बिंदु पे काट रहा है, वहीं x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और इसके सामने y अक्ष पे ग्राफ पे देख लेना है कि y अक्ष पे कितना बिंदु पे कट रहा है, तो उस प्रकार इसका इंटरसेक्ट पॉइंट पता कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसे संभव नहीं हो तो आप इस लाइन को और इस लाइन को हल करके देख लीजिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लीजिए। तो आप ऐसे हल कर सकते हैं x + 2y = 10 और एक समीकरण है 3x + 4y = 24। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x + 4y = 20 और इसको लिख लेते हैं ज्यों का त्यों, ये 24 हो जाएगा। अगर इसे हम घटाते हैं तो ये कट जाएगा। अब 2 में से 3 घटाएंगे तो -x हो जाएगा और 20 में से 24 घटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। दोनों ओर से माइनस माइनस कट जाएगा।
यानी कि x का मान कितना आ गया 4। अब y का मान पता करना है तो किसी भी समीकरण में, इस समीकरण में अगर हम 4 रख दें तो हमें y का मान आसानी से मिल जाएगा। इस 4 को उठा कर उधर ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा, फिर 2y बराबर 10 में से 4 घटा दें तो 6 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3। तो इसका C का पॉइंट मिल गया 4 3। कितना मिल गया 4 3। यहाँ आपको बताते चलें कि ये जो भी कॉर्नर पॉइंट आया है, इसी कॉर्नर पॉइंट पे इस उद्देशीय फलन z का अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होगा। उसके बाद एक लाइन बनाइए, यहाँ लिखिए कॉर्नर पॉइंट, यहाँ लिखिए कोणीय बिंदु और यहाँ z का मान लिख दीजिए। z का मान है 200x प्लस 500y। ठीक है। अब कोणीय बिंदु हमारे पास है 0,5, एक बिंदु है 0,6 और एक है 4 पे 3। इन सारे कोणीय बिंदु पर ही z के मान प्राप्त होंगे। तो 0,5 पे हम निकालेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ अगर हम 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। 5 यहाँ रखेंगे तो कितना होगा 500 में अगर 5 से गुणा करिएगा तो कितना होगा 2500। ठीक है। अब 0 पे 6 रखिए यहाँ, तो यहाँ अगर 0 रखते हैं तो ये तो बेचारा 0, यहाँ 6 रखिएगा तो 500 में 6 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 3000। ठीक है। फिर अगर 4 पे 3 रखते हैं तो क्या होगा, ऐसे गुणा करके रख लीजिए। यहाँ x के जगह पे एक बार 4 रख दीजिए और यहाँ y के जगह पे 3 रख दीजिए। 500 गुणा 3 तो ये 2 चौके 800 हो जाएगा, ये 5 तिहाई 1500 हो जाएगा, तो 15 8 2300 हो जाएगा। तो अब इसी में से आपको ये देखना है कि कौन सबसे अधिक है और कौन सबसे कम है। अगर क्वेश्चन में न्यूनतम पूछ रहा हो तो आपको ये देख लेनी है कि इसमें सबसे न्यूनतम कौन है। तो 2500, 3000 और 2300 में सबसे कम कौन है, तो 2300 है, तो यही न्यूनतम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। और लास्ट में आपको लिख देनी है, लास्ट में आपको लिख देनी है यहाँ कि अतः z का न्यूनतम मान, z का न्यूनतम मान बिंदु 4 3 पर, बिंदु 4 3 पर 2300 होगा। ठीक है। जैसे जैसे हम आप लोगों को बताए हैं वैसे वैसे परीक्षा में लिखना है। ठीक है। अगर ये टैली नहीं दिखाते हैं तो काम चल सकता है, बट आप सुसंगत क्षेत्र और परिबद्ध है या अपरिबद्ध है इस बात को आपको दिखाना होता है और कॉर्नर पॉइंट को भी दिखाना है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये बाउंडेड वाला क्वेश्चन था, इसका जो सुसंगत हल क्षेत्र था, परिबद्ध था, इसमें एक और टाइप होता है अपरिबद्ध वाला, अनबाउंडेड वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि अपरिबद्ध वाला एक क्वेश्चन और बता दें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है। धन्यवाद।